देखिए, अगर हम आज के भारत को देखें ना, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो जो करोड़ों डॉलर का निर्यात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे कुछ शहर दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों का खिताब जीत रहे हैं। हाँ हम ऊर्जा में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। हाँ वही, उसी देश में आज भी 23 करोड़ से ज्यादा लोग एक ऐसी भयंकर गरीबी में जी रहे हैं जहां उनके पास पक्की छत या साफ पानी तक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सही कहा आपने। और पता है, अमूमन जब हम इन सरकारी रिपोर्टों या सूचकांकों की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो बस नीरस पन्नों का पुलिंदा है। हाँ, एकदम पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इन आंकड़ों को सिर्फ परीक्षा पास करने या रटने वाली सामग्री मानते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम इन फाइलों को किसी देश के कह सकते हैं कि मेडिकल एक्सरे की तरह देखें, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। मेडिकल एक्सरे? अच्छा। हाँ, क्योंकि इन भारी भरकम रिपोर्टों के पन्नों में हमारे देश के विकास, प्रशासन की सफलताओं और जो नीतिगत विफलताएं हैं ना, उनके बहुत गहरे पैटर्न छिपे होते हैं। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मकसद भी यही है। हम सिर्फ इन आंकड़ों की कोई लिस्ट नहीं पढ़ने वाले। हाँ। हम ये डिकोड करेंगे कि विकास के इस इतने जटिल रिपोर्ट कार्ड में कौन पास हो रहा है, कौन बुरी तरह फेल हो रहा है, और सबसे जरूरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इन जटिल तथ्यों को याद रखने की कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स भी हैं। हाँ, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। उनका जिक्र हम सफर के बीच बीच में एक हल्के फुल्के अंदाज में करेंगे, ताकि ये जो डेटा का बोझ है ना, वो थोड़ा कम लगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत देश के आर्थिक इंजन से करते हैं। ठीक है। नीति आयोग ने 14 जनवरी 2026 को चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है। जब मैं भारत के निर्यात के बारे में पढ़ता हूं ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से एक भौगोलिक लॉटरी है। भौगोलिक लॉटरी? वो कैसे? मतलब अगर आपके राज्य की सीमा समंदर से लगती है, आपके पास प्राकृतिक रूप से गहरे बंदरगाह हैं, तो बस आपके पास निर्यात में आगे रहने के लिए एक चीट कोड आ गया है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? आपकी ये भौगोलिक लॉटरी वाली बात ना आंकड़ों से काफी हद तक मेल खाती है। अच्छा। हाँ, अगर आप इस सूचकांक के टॉप 3 राज्यों को देखें, तो आपका ये सिद्धांत एकदम साबित हो जाता है। हमारे पास इसे याद रखने की एक मजेदार सी ट्रिक भी है। अरे वाह, क्या ट्रिक है? ट्रिक है महान तमिल गुजर गए निर्यात में। महान तमिल गुजर गए निर्यात में, यानी महान से महाराष्ट्र जो पहले नंबर पर है, तमिल से तमिलनाडु जो दूसरे स्थान पर है, और गुजर से गुजरात जो तीसरे स्थान पर है। सही कहा ना? एकदम सटीक। अब आपके उस चीट कोड वाले हिस्से पर आते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये तीनों तटीय राज्य हैं। निर्यात में टॉप पर होने का कारण सिर्फ समंदर का होना नहीं है, बल्कि वहां का जो लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम है ना, वो बहुत मजबूत है। मतलब बंदरगाह वगैरह? हाँ, बड़े जहाजों के लिए गहरे बंदरगाह, माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, जब विदेशी कंपनियों को माल भेजना होता है, तो ढुलाई की लागत सबसे अहम होती है। बिल्कुल। तटीय राज्यों में ये लागत बहुत कम हो जाती है, इसलिए वे निर्यात के महारथी बन जाते हैं। लॉजिक तो एकदम सही है, लेकिन ये तो उनके लिए अच्छी बात है जिन्हें प्रकृति ने समुंदर दे दिया। मैं उन राज्यों के बारे में सोच रहा हूँ जो इस लॉटरी में हार गए हैं। जैसे हमारे पहाड़ी राज्य, वहां बंदरगाह तो छोड़िए, एक सीधी 2 लेन सड़क बनाना भी भारी इंजीनियरिंग का काम है। तो क्या वो इस रेस से ही बाहर हैं? नहीं, यहीं पर नीतियां भूगोल को मात देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड बिना समंदर के, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। एक असाधारण बात है। उत्तराखंड के पास समंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने इनलैंड कंटेनर डिपो का पूरा जाल बिछा दिया है। अच्छा। उन्होंने भारी मशीनरी निर्यात करने के बजाय फार्मास्यूटिकल्स, हर्बल उत्पाद और कृषि प्रसंस्कृत वस्तुओं पर ध्यान दिया। मतलब ऐसे उत्पाद जिनकी कीमत ज्यादा है लेकिन वजन कम है। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। उन्होंने अपनी भौगोलिक कमजोरी को अपनी रणनीति से ढक दिया। बिल्कुल। और अगर हम यूटीज की बात करें, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वहां भी शायद तटीय क्षेत्र ही हावी होंगे। हाँ, वहां पैटर्न वही है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उनकी भौगोलिक स्थिति और गुजरात महाराष्ट्र के औद्योगिक कॉरिडोर से उनकी समीपता ये उन्हें काफी बढ़त देती है। तो जहां कुछ राज्य लॉटरी जीत रहे हैं और कुछ अपनी रणनीति से आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ राज्य तो बेचारे संघर्ष भी कर रहे होंगे। रहा है। इस सूचकांक में बिहार का स्थान 22वां है
और उनका स्कोर 32.06 रहा है। 22वां स्थान। ये साफ दिखाता है कि जब राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, मतलब लैंडलॉक्ड हो, और ऐतिहासिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, तो निर्यात के मोर्चे पर लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन चलिए, इस आर्थिक चश्मे को थोड़ा हटाते हैं और एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर आते हैं। पूछिए। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य जो अरबों डॉलर का निर्यात कर रहे हैं, भारी मुनाफा कमा रहे हैं, क्या ये सारा पैसा समाज के समग्र विकास में बदल रहा है? मेरा मतलब है, अगर आपके पास पैसा है तो क्या वो अपने आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले आता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और उलझा हुआ सवाल है, और इसका जवाब हमें नीति आयोग की ही दूसरी रिपोर्ट में मिलता है। कौन सी रिपोर्ट? चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24, जिसे 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। देखिए, सतत विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है। इसमें और भी चीजें होंगी। हाँ, इसमें शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और साफ पानी जैसी बुनियादी चीजों पर काम करना शामिल है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि निर्यात के वो महारथी राज्य जिनके पास संसाधनों और टैक्स की कोई कमी नहीं है, वो इस एसडीजी इंडेक्स में भी टॉप पर ही होंगे। और यहीं पर आप और हमारी आम धारणा दोनों गलत साबित होते हैं। अरे, ऐसा क्या? एसडीजी इंडेक्स में पैटर्न एकदम पलट जाता है। बड़े औद्योगिक और भारी निर्यात वाले राज्य यहाँ पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो बहुत तेज औद्योगिक विकास होता है ना, वो पर्यावरण और सामाजिक समानता की कीमत पर आता है। मतलब प्रदूषण और असमानता बढ़ जाती है। तो फिर पहले नंबर पर कौन है? इस चौथे एसडीजी इंडेक्स में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड है। इन दोनों का ही स्कोर 79 है। रुकिए, वाकई हैरान करने वाला है। मतलब केरल का नाम आना तो समझ आता है, उनका स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल हमेशा से अच्छा रहा है। लेकिन उत्तराखंड? हाँ, उत्तराखंड ने अभी पहाड़ी राज्यों के निर्यात सूचकांक में टॉप किया था, और यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी वो नंबर 1 है। और यही उत्तराखंड की दोहरी सफलता का मास्टर क्लास है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ ये राज्य अपने सीमित संसाधनों के साथ अर्थव्यवस्था और निर्यात को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने पर्यावरण के साथ समझौता नहीं कर रहा है। उन्होंने किया कैसे? उन्होंने इको टूरिज्म और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को अपनाया है। वो ये साबित कर रहे हैं कि भाई आर्थिक इंजन चलाने के लिए जंगलों को काटना या नदियों को प्रदूषित करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। क्या बात है! अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच ही एक बेहतरीन बैलेंस है। ये तो सच में एक केस स्टडी है जिसे बाकी राज्यों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो केरल और उत्तराखंड पहले नंबर पर हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, और ध्यान दीजिए, तमिलनाडु उन दुर्लभ बड़े राज्यों में से एक है जो निर्यात में भी दूसरे स्थान पर है और सतत विकास में भी। उन्होंने एक उत्कृष्ट संतुलन बनाया हुआ है। और यूटीज की क्या स्थिति है? यूटीज में सतत विकास में पहला स्थान चंडीगढ़ का है और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का दूसरे नंबर पर आना तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि वहाँ स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जा रहा है। और बिहार, क्या निर्यात की तरह यहाँ भी उनका संघर्ष जारी है? दुर्भाग्य से हाँ, सतत विकास के मामले में बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है और उनका स्कोर 57 है। तो एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। राज्य सस्टेनेबल कैसे बनेंगे, वहाँ के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, ये कोई हवाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब बहुत ही ठोस रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य अपने खजाने का प्रबंधन कैसे करते हैं। और खजाने से मुझे याद आया सरकारी फाइलों की वो भूल भुलैया जो किसी का भी सिर चकरा सकती है। मैं वित्तीय आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आप शायद वित्तीय स्वास्थ्य और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांकों के अंतर की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। ये दोनों सूचकांक मुझे उन जुड़वा भाइयों की तरह लगते हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। एक है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक और दूसरा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। मैं हमेशा इनमें उलझ जाता हूँ। आखिर इन दोनों में बुनियादी फर्क है क्या? देखिए, इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य यानी फाइनेंशियल हेल्थ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा। ये पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था के क्रेडिट सिस्टम को मापता है। जैसे राज्य में बैंकों की स्थिति क्या है, क्या एमएसएमई सेक्टर को आसानी से लोन मिल रहा है, राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है। समझ गया। और ये सूचकांक पहली बार जारी हुआ है 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने इसे जारी किया।
इसका आधार वर्ष 2022-23 रखा गया है और इसमें 18 राज्यों के प्रदर्शन को परखा गया है। यानी वित्तीय स्वास्थ्य ये बताता है कि राज्य के भीतर व्यापार और बैंकिंग का खून कैसे दौड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो फिर वो दूसरा जुड़वां भाई, राजकोषीय स्वास्थ्य क्या है? राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ, ये पूरी तरह से सरकार के अपने खाते बही से जुड़ा है। मतलब सरकार की अपनी जेब। हाँ, ये इस बात पर केंद्रित है कि सरकार के पास टैक्स से कितना राजस्व आ रहा है, सरकार अपनी लोक लुभावन योजनाओं पर कितना खर्च कर रही है और राज्य पर कर्ज का कितना बोझ है। ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। अब दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? भले ही इन दोनों के मापने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों सूचकांकों के टॉपर्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक ही जादुई फॉर्मूला है। अच्छा। दोनों जुड़वां भाइयों की एक ही चाबी है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ। और वो ट्रिक है O6GO। इन दोनों ही सूचकांकों में टॉप 3 राज्य एकदम समान हैं। O से ओडिशा जो पहले स्थान पर है, 6 से छत्तीसगढ़ जो दूसरे पर है और GO से गोवा जो तीसरे स्थान पर है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। क्यों? अरे अगर मैं अनुमान लगाता ना तो मैं वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन में महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्यों का नाम लेता। ओडिशा और छत्तीसगढ़ टॉप पर कैसे आ गए? यहीं पर ना हमें राजकोषीय तंत्र को समझना होगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ संसाधन संपन्न राज्य हैं। उनकी राजकोषीय सेहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनन रॉयल्टी से आता है। ओह, माइनिंग। हाँ, जब आपके पास मजबूत गैर कर राजस्व होता है और आप अपने कर्ज को नियंत्रण में रखते हैं तो आपका राजकोषीय घाटा कम रहता है। और गोवा का क्या? गोवा के मामले में उनका जो मजबूत पर्यटन उद्योग है वो उन्हें भारी राजस्व देता है, जबकि आबादी कम होने के कारण उनका खर्च नियंत्रित रहता है। ये एनालिसिस बहुत गहराई देता है। मतलब सिर्फ बड़े उद्योग होने से सरकार का खजाना स्वस्थ नहीं हो जाता, बल्कि कर्ज का प्रबंधन बहुत अहम है। इसके अलावा इन सूचकांकों में और कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं, जबकि मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है। वहीं अगर हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो उसमें राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अग्रणी राज्य, जिन्हें फ्रंट रनर कहते हैं, उस श्रेणी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य में फ्रंट रनर होना ये दर्शाता है कि वहां टैक्स कलेक्शन के दायरे को बहुत आक्रामक रूप से बढ़ाया गया है और राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाई गई है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जो खराब प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी राज्य हैं, यानी एस्पिरेंट, उस श्रेणी में पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। पंजाब का इस लिस्ट में होना काफी कुछ कहता है। हाँ, पंजाब जैसे राज्य का इस श्रेणी में होना ये बताता है कि जब आप राजस्व से ज्यादा भारी सब्सिडी और मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करते हैं ना, तो राजकोषीय सेहत सबसे पहले बिगड़ती है। एकदम सही बात है। अच्छा, फाइलों, खजाने और बजट के इस प्रबंधन से निकलकर अब हम जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। चलिए। नीतियां तब तक सफल नहीं हैं जब तक वो हमारे घर के बाहर की सड़कों को साफ न रख सकें। यानी अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। ये तो एक ऐसा सूचकांक है जो हर साल सुर्खियों में रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़े डेटा ट्रैप की गंध आ रही है। डेटा ट्रैप? मतलब अक्सर लोग पुराने आंकड़ों को याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि भाई व्यवस्था वैसी ही चल रही होगी। क्या स्वच्छता के मापदंड हर साल बदल जाते हैं? बिल्कुल बदलते हैं, और यही वो जाल है जहां नीतियां और आंकड़े दोनों कंफ्यूज करते हैं। चलिए 2023 के पुराने डेटा और 2024-25 के लेटेस्ट डेटा की तुलना करते हैं। ठीक है। सबसे पहले नए सर्वेक्षण की बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, जो कि इसका 9वां संस्करण है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किया है। क्या इस बार इसकी कोई खास थीम थी? क्योंकि इन सर्वेक्षणों में थीम ही ये तय करती है कि शहरों को परखा कैसे जाएगा। हाँ, और इस बार की थीम बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसे याद रखने की ट्रिक भी है हमारे पास। धन बनाया और फिर 3R अपनाया। 3R? हाँ, 2024-25 की जो थीम है वो इसी 3R पर आधारित है, जिसका मतलब है कम करें, पुनरुपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R अपनाया। तो इस नई थीम के तहत कचरे को कम करने और रिसाइकिल करने में किस शहर ने बाजी मारी? क्या हमें कोई नया चैंपियन मिला इस बार?
कोई नया चैंपियन नहीं है। फिर से इंदौर। बिल्कुल, इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा है। लगातार 8वीं बार। यार ये अब कोई संयोग या किसी एक अच्छे मेयर की बात नहीं रह गई है, ये एक स्थापित व्यवस्था बन चुकी है। इंदौर ऐसा क्या अलग कर रहा है जो बाकी शहर मतलब कर ही नहीं पा रहे? देखिए, इंदौर का मॉडल सिर्फ सड़कों पर झाड़ू लगाने का नहीं है। उन्होंने स्रोत पर कचरा अलग करने की, जिसे सेग्रीगेशन एट सोर्स कहते हैं, उसकी 100% व्यवस्था लागू की है। घरों से 6 अलग-अलग तरह का कचरा अलग-अलग लिया जाता है। उनके कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग होती है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नागरिकों के व्यवहार में एक स्थायी बदलाव ला दिया है। यही कारण है कि वे लगातार टॉप पर हैं। ये एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी श्रेणियों में विजेता कौन रहे? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद टॉप पर है। गंगा किनारे बसे शहरों में प्रयागराज सबसे स्वच्छ रहा, और छावनी बोर्ड की श्रेणी में सिकंदराबाद ने जीत हासिल की है। और बिहार के शहरों की क्या स्थिति रही? बिहार के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प उछाल देखने को मिला है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना रहा, जिसकी ओवरऑल रैंक 21वीं आई है। 21वीं? हाँ, और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप 2023 का डेटा देखें तो पटना 27 राज्यों के शहरों की सूची में 15वें स्थान पर था। ये एक उल्लेखनीय प्रगति है, खासकर एक ऐसे राज्य के लिए जो बुनियादी ढांचे के सूचकांकों में इतना संघर्ष कर रहा हो। अब जरा उस पुराने डेटा वाले ट्रैप पर आते हैं। 2023 के 8वें संस्करण में ऐसा क्या अलग था जो भ्रम पैदा करता है? सबसे बड़ा अंतर तो थीम का था। 2023 की थीम थी कचरे से धन, यानी वेस्ट टू वेल्थ। इसलिए वो ट्रिक बनी थी, धन बनाया और फिर 3R अपनाया। और दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि 2023 में इंदौर अकेला विजेता नहीं था। अच्छा। हाँ, उस साल इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे, और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर था। ओह, ये बहुत ही बारीक लेकिन अहम तथ्य है। मतलब 2024-25 में इंदौर अकेला चैंपियन है, लेकिन 2023 में उसे सूरत के साथ नंबर 1 की कुर्सी बांटनी पड़ी थी। 2023 में बाकी श्रेणियों की क्या स्थिति थी? 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी महू था, जो मध्य प्रदेश में है। गंगा शहर की श्रेणी में वाराणसी और प्रयागराज दोनों संयुक्त रूप से जीते थे। और एक और अहम श्रेणी होती है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर। हाँ, छोटे नगरों की सफाई की अक्सर चर्चा ही नहीं होती, जबकि वहां व्यवस्था बनाना और भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। 2023 में इस श्रेणी में महाराष्ट्र का सासवाड़ पहला, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरा, और महाराष्ट्र का ही लोनावाला तीसरे स्थान पर था। और अगर ओवरऑल राज्य श्रेणी की बात करें तो 2023 में महाराष्ट्र पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था। ये साफ सड़कों और कचरा प्रबंधन की एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि साफ सड़कों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हमारे ऊपर की हवाई जहरीली हो। बहुत सही बात कही आपने। और ये तो सीधे तौर पर हमारी सांसों से, हमारे जीवन काल से जुड़ा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। कचरा तो सड़क पर दिखता है, लेकिन हवा तो अदृश्य होती है ना। प्रदूषण एक साइलेंट किलर है, और इसी अदृश्य हवा को एक स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड में बदलने का काम करता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। तो क्या इस हवा की रिपोर्ट कार्ड को याद रखने का भी कोई फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ, हवा साफ रखने का अपना इरादा पक्का रखें। यहाँ इरादा यानी IAD हमारी ट्रिक है। इस सर्वेक्षण में शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए इस इरादा को डिकोड करते हैं। I का मतलब है 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर। इस श्रेणी में इंदौर प्रथम और जबलपुर दूसरे स्थान पर है। कमाल है। मतलब ध्यान देने वाली बात है कि इंदौर ने स्वच्छता के साथ साथ साफ हवा में भी टॉप किया है। यानी उनका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उतना ही सक्रिय है जितना नगर निगम। सही कहा। इसके बाद आता है A, यानी 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी। इसमें अमरावती प्रथम है और झांसी दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और अंत में है D, यानी 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी। इसमें देवास प्रथम है और परवाणु दूसरे नंबर पर है। IAD, इंदौर, अमरावती और देवास। अब जब हम हवा की बात कर ही रहे हैं तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऊर्जा की खपत। हाँ,
वो है ऊर्जा का बेतहाशा इस्तेमाल। जो राज्य जितनी तेजी से विकास करेगा वो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की खपत करेगा। बिल्कुल, और इसीलिए ऊर्जा का किफायती और स्मार्ट इस्तेमाल वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी को मापने के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 जारी किया गया है, जो इसका छठा संस्करण है। इसे किसने जारी किया? इसे ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी ने जारी किया है। तो अगर हम ऊर्जा दक्षता की बात करें तो मैं तो यही अनुमान लगाऊंगा कि जहां जहां बड़े बड़े उद्योग हैं वही राज्य सबसे ज्यादा बिजली बचा रहे होंगे, क्योंकि उनके पास भाई नई तकनीक लगाने का पैसा है। आपका अनुमान आंशिक रूप से सही है, लेकिन यहाँ राज्यों को उनके कुल अंकों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है अग्रणी राज्य यानी फ्रंट रनर, जिन्हें 60 से अधिक अंक मिले हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। ये दिलचस्प है। और बाकी श्रेणियां कौन सी हैं? दूसरी श्रेणी अचीवर की है, जिन्हें 50 से 60 अंक मिले हैं, जिसमें असम और केरल हैं। तीसरी दावेदार है 30 से 50 अंक वाले, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और यूपी आते हैं। और चौथी आकांक्षी श्रेणी है, जिन्हें 30 से कम अंक मिले हैं, और इसमें देश के बाकी बचे सभी राज्य आते हैं। अगर इस पूरी जटिल ऊर्जा रिपोर्ट का मुझे सिर्फ एक मुख्य निष्कर्ष निकालना हो तो वो क्या होगा? सबसे मुख्य निष्कर्ष ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता में सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य बनकर उभरे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का टॉप पर होना ये बताता है कि उन्होंने सिर्फ औद्योगिक खपत कम नहीं की है, बल्कि स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन लॉस को कम करने और सोलर ग्रिड्स को अपनाने में बहुत भारी निवेश किया है। बिल्कुल। हमने अब तक देखा कि देश आर्थिक रूप से लंबी छलांगे लगा रहा है, ऊर्जा में हम दक्ष हो रहे हैं, लेकिन क्या हम सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, जैसे कि हर नागरिक की थाली में शुद्ध भोजन और गरीबी उन्मूलन? देखिए, ये चर्चा का वो मोड़ है जहां हमारे सारे चमकदार सूचकांक एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत से टकराते हैं। पहले हम भोजन की गुणवत्ता पर आते हैं। FSSAI ने छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी किया है। खाद्य सुरक्षा की इस रिपोर्ट को याद रखने की ट्रिक ना मुझे बहुत रचनात्मक लगी। करेला खाकर खाद्य सुरक्षा पक्की। हाँ, मजेदार है ना। करेला से सीधा अर्थ है केरल। खाद्य सुरक्षा के कड़े मापदंडों में केरल ने 73.75 स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। यहाँ एक बहुत स्पष्ट पैटर्न उभर रहा है। केरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी नंबर 1 था और अब सुरक्षित भोजन में भी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचागत मानवीय जरूरतों पर बहुत बारीक नजर रखे हुए हैं। सही कहा। और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों की क्या स्थिति है? पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में नागालैंड पहले स्थान पर है। यूटीज में जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है और बिहार इस सूचकांक में 36.5 स्कोर के साथ 21वें स्थान पर है। भोजन की गुणवत्ता तो ठीक है, लेकिन अब मैं उस सूचकांक पर आना चाहता हूं जिसका जिक्र हमने इस चर्चा की एकदम शुरुआत में किया था। UNDP ने 17 अक्टूबर 2024 को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया है। हाँ, ग्लोबल MPI। मेरा सवाल यह है कि इस बहुआयामी गरीबी का यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का असल मतलब क्या है? क्या गरीबी का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे ना होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुआयामी गरीबी आय की कमी से बहुत आगे की चीज है। इसे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से नापा जाता है। वो कैसे? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जेब में कुछ पैसे हैं, लेकिन उसके घर में पीने का साफ पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और घर की छत पक्की नहीं है, तो उस पैसे का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। बात तो सही है। जब कोई इंसान स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे बिजली, पानी, घर, इन मोर्चों पर एक साथ अभाव झेलता है ना, तो उसे बहुआयामी गरीब कहा जाता है। ये परिभाषा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है बल्कि जीवन जीने के बुनियादी अधिकार से वंचित होना है। तो इसके वैश्विक आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बेहद डरावने हैं। दुनिया भर में 1.1 बिलियन यानी करीब 110 करोड़ लोग इस तरह की तीव्र बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। 110 करोड़? हाँ, और इसमें सबसे दुखद पहलू पता है क्या है? इनमें से आधे से अधिक करीब 884 मिलियन यानी 58 करोड़ से ज्यादा तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 58 करोड़ बच्चे! सोचिए, एक पूरी पीढ़ी
बिना साफ पानी, बिना बिजली और बिना बुनियादी शिक्षा के बड़ी हो रही है। ये तो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी विफलता है। इस वैश्विक अंधेरे में भारत कहाँ खड़ा है? भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा हमारा सबसे बड़ा विरोधाभास है। दुनिया में सबसे अधिक बहुआयामी गरीब भारत में ही रहते हैं। ये संख्या लगभग 23.4 करोड़ है, यानी 23 करोड़ 40 लाख। 23 करोड़ 40 लाख लोग, ये तो ब्राजील जैसे पूरे देश की आबादी के बराबर है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ हम इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हमारे तटीय राज्य अरबों डॉलर का निर्यात कर रहे हैं, हमारे शहर लगातार 8वीं बार स्वच्छता का ग्लोबल मॉडल पेश कर रहे हैं और हम ऊर्जा दक्षता के मामले में फ्रंट रनर बन चुके हैं। आज भी 23 करोड़ से ज्यादा भारतीय एक ऐसे अभाव में जी रहे हैं जहां उनके पास एक अदद पक्की छत या बिजली तक नहीं है। और सच कहूं तो यही इन सूचकांकों का असली उद्देश्य है। आंकड़े ये बताने के लिए नहीं होते कि हम कितने महान हैं। आंकड़े ये आईना दिखाने के लिए होते हैं कि हमारे विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच भी रहा है या नहीं। एकदम सही बात है। जब तक 23.4 करोड़ लोगों को इस बहुआयामी गरीबी से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक ये निर्यात या राजकोषीय स्वास्थ्य के आंकड़े सिर्फ कागजी सफलताएं ही रहेंगे। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमने वाकई एक बहुत ही व्यापक और आंखें खोल देने वाला सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे तटीय राज्य निर्यात के इंजन बने हुए हैं, लेकिन कैसे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य ने भूगोल को मात देते हुए निर्यात और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों में गजब का संतुलन बनाया। को समझा, इंदौर की रिसाइकल व्यवस्था से लेकर साफ हवा के रिपोर्ट कार्ड तक पहुंचे और अंत में गरीबी की उस कड़वी हकीकत का सामना किया जो हमारे सभी दावों की पोल खोलती है। ये सभी सूचकांक ना एक ही बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। आप राजकोषीय घाटे को कंट्रोल किए बिना स्वास्थ्य पर खर्च नहीं बढ़ा सकते और ऊर्जा को बचाए बिना शहरों की हवा साफ नहीं कर सकते। सब आपस में जुड़े हैं। जाते जाते इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक विचार छोड़ दिया है। क्या विचार? देखिए, अगर उत्तराखंड जैसा राज्य अपनी तमाम कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों में टॉप कर सकता है, तो क्या देश में एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए? मास्टर ब्लूप्रिंट दिलचस्प है। जरा सोचिए, जिस तरह हमने शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए 3R को अपनाया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, क्या उसी तर्ज पे हम अपनी गरीबी उन्मूलन की नीतियों को रिसाइकल नहीं कर सकते? अरे वाह, ये तो बहुत ही नया नजरिया है। हाँ, जो नीतियां काम नहीं कर रही हैं उन्हें रिड्यूस करें। उत्तराखंड और केरल के सफल मॉडल्स को दूसरे राज्यों में रीयूज करें और व्यवस्था में मौजूद जो लाल फीताशाही है उसे रिसाइकल करके एक नई जवाबदेह व्यवस्था बनाएं। बहुत ही गहरा विचार है ये। शुरुआत में मैंने कहा था कि ये रिपोर्टें शायद टेलीफोन डायरेक्टरीज जैसी उबाऊ हों, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप गहराई से देखें तो ये असल में हमारे देश की सर्वाइवल डायरेक्टरी हैं। बस हमें इनमें छिपे पैटर्न को पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस इन्हीं विचारों के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ही डिकोड करते रहिए।